पापापुर नाम का एक गांव था जो उत्तराखंड में था। उसी गांव में प्रेमनाथ खेती किया करता था और उसका बेटा प्रवीण मैगी बेचा करता था। वैसे तो प्रवीण इंजीनियर था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से मैगी का स्टॉल लगाकर मैगी बेचता और कभी कभार खेती करने में अपने पिताजी की मदद भी किया करता था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई मत करो। सारी जमीन जायदाद गिरवी रखकर तुम्हें इंजीनियर बनाया और अब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही है। हम कैसे अपनी गिरवी जमीनें छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? मैंने पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की और अब तुम मैगी बेच रहे हो। शहर जाकर किसी दुकान पर ही क्यों नहीं लग जाते हो? कम से कम 2 पैसे ज्यादा आएंगे। अपना व्यापार अपना होता है पिताजी, जब मन किया खोल दिया। ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनाने वाला, इसी वजह से मैं ये छोटी सी मैगी स्टॉल लगा रहा हूँ। प्रवीण और उसके पिताजी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उस गांव का जमींदार अपने बेटे रघु के साथ आ गया और कहने लगा, मैं दोनों गवारों से ज्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। हम पूरी कोशिश करेंगे पैसों का इंतजाम करने की। मुझे पहले से पता था कि आज भी मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। रघु, इनके घर के सारे कीमती सामान ले लो, चप्पल तक मत छोड़ना, सब लेकर चलो। जैसा आप कहे पिताजी, इनके सिट्टे पिट्टे अभी गुल करता हूँ। रघु उनके घर जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करने लगता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहें तो इस लड़के की मैगी की स्टॉल भी ले लूं। इंजीनियर होकर तुम मैगी बेच रहे हो, धिक्कार है तुम पर। ले लो, इसके मैगी का स्टॉल भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। हम दोनों बाप बेटे भूखे मर जाएंगे, ऐसा ना करो। प्रवीण के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। जमींदार उसके ठेले की मैगी और घर का सारा सामान लेकर चले गए। पूरे गांव में उनकी इज्जत उछाली गई। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों आप हम जैसे गरीबों को परेशान करते हैं? पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, जमीन गिरवी रख दी। सोचा था कि नौकरी मिलते ही सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन लिया। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रवीण गुस्से से एक पत्थर उठाता है और आसमान की तरफ उछाल देता है और वो पत्थर उसके गांव के पास वाले जंगल में जा गिरता है और एक पेड़ पर रखे हुए मटके से टकरा जाता है, जिससे मटका फूट जाता है और उसमें से एक आत्मा निकलती है। कई सालों बाद मैं आजाद हो गया, लगभग 300 सालों बाद। लेकिन इस जंगल में तो कोई आता नहीं। तब ये मटका किसने फोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो तपस्वी मुझे फिर से कैद कर लेगा। दूसरी तरफ प्रवीण उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था। तब उस आत्मा ने प्रवीण को लकड़ी काटते हुए देखा। इतना कहकर वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, हो ना हो, इसी आदमी ने मुझे मुक्त किया है, क्योंकि उस तपस्वी ने कहा था जो भी मुझे मुक्त करेगा मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही देख पाएगा। वो आत्मा प्रवीण के पास जाता है और कहता है, नमस्ते भाई साहब। उस आत्मा की आवाज सुनकर प्रवीण बहुत डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कौन हो तुम और हवा में उड़ कैसे रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? अरे तुम घबराओ नहीं, तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हें कब आजाद किया? तुम कुछ भी कह रहे हो। इस जंगल में मैं पिछले 300 सालों से कैद हूँ। मैं जिस मटके में कैद था, उस मटके पर तुमने एक पत्थर मारा, जिस वजह से मैं आजाद हो गया। हाँ, तब मैं गुस्से में था। चलो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तुम मुझे सारी बातें बता सकते हो, मैं तुम्हारी 2 विनती पूरी कर सकता हूँ। क्या सच? तो सुनो। प्रवीण ने उस आत्मा को अपनी सारी कहानी बताई। इंजीनियर से लेकर जमींदार के लूटपाट करने तक सारी सच्चाई सुनकर उस आत्मा ने कहा,
जब मैं इंसान हुआ करता था तब इतने बुरे दिन नहीं थे जितने कि अब हैं। अच्छा हुआ उस तपस्वी ने मुझे कैद कर लिया, वरना ये सब दिन देखने पड़ते। तुम इसका कोई उपाय बताओ, अपना अलग ही रोना रो रहे हो तुम तो। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अब से जो भी खेती करोगे वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी मैगी की खेती? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये ढोंग लगता है तो तुम एक काम करो, इस जमीन पर पत्थर गाड़ कर उस पे पानी डालकर देखो। प्रवीण ने ठीक वैसा ही किया। उसी वक्त प्रवीण ने उस पत्थर को जमीन में गाड़ दिया और उस पर पानी डाला तो उसमें से एक पेड़ निकला जिस पर मैगी लगे हुए थे, जिसे देखकर वो दंग रह गया। ये तो सच में मैगी की खेती हो गई। मैंने कहा था ना तुम्हें। दूसरा वरदान ये है कि जिसने भी तुम्हें हानि पहुंचाई है वो खुद गिड़गिड़ा कर तुमसे माफी मांगेगा पूरी सभा के सामने, लेकिन तुम्हें उसे मैगी खिलानी होगी। उसके बाद ही ये मुमकिन है। मेरे 2 वरदान तुम्हारे लिए खत्म हो गए। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया दोस्त, मुझे आजाद करने के लिए। इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से उड़ गया और प्रवीण को 2 वरदान देकर चला गया। और उसके बाद प्रवीण अपने बचे हुए जमीन पर कुदाल चलाने लगा और जैसे ही उस पर पानी डाला सब जगह मैगी के पेड़ उगने लगे। बेटा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? इतनी सारी मैगी की फसलें कैसे हो गईं? मैगी उपजाऊ कैसे हो सकती है भला? अब से हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए। आप देखते जाइए, उस जमींदार की अकल मैं कैसे ठिकाने लगाता हूँ। प्रवीण ने उस जमींदार को अपने घर पर मैगी का आमंत्रण दिया और एक चिट्ठी लिखकर उसके घर भेज दी। अगर आप में हिम्मत है तो हमारे घर अपने बच्चे के साथ आइए और पैसे लेकर जाइए। उस 2 कौड़ी के लड़के की इतनी हिम्मत, वो मुझे इस तरह से चिट्ठी भेज रहा है, उसकी तो खैर नहीं। जमींदार गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो प्रवीण और प्रेमनाथ के घर के पास पहुँचता है उसे मैगी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। इतनी अच्छी सुगंध, इस लड़के के हाथ की मैगी सब खाते हैं। एक बार मैं भी खाकर देखता हूँ। पैसे की बात बाद में कर लूंगा। जैसे ही जमींदार प्रवीण की बनाई हुई मैगी को खाता है उस आत्मा का दिया हुआ वरदान सच हो जाता है। जमींदार का सिर चकराने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ करना प्रवीण, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं तुमसे पूरे गांव के सामने माफी मांगूंगा। बदले में तुम पूरे गांव को मैगी की दावत दे देना। जी, ये मुझे मंजूर है, मैं ऐसा ही करूँगा। और वैसा ही हुआ। जमींदार ने सबके सामने प्रेमनाथ और प्रवीण से माफी मांगी और उनकी जमीनें उन्हें वापस लौटा दी। गांव वालों ने मैगी की खेती शुरू कर दी। वो गांव अब मैगी की खेती के नाम से जाना जाने लगा। लोग बाग खुशी खुशी रहने लगे। आनंदपुर गांव में एक बूढ़ी गरीब मटके वाली थी सुमित्रा। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। अम्मा, ये मटका कितने का है? 200 रुपए का है बेटी। अरे बाप रे, इतने में तो स्टील का घड़ा आ जाता है अम्मा। मैं तो इसके बस 100 रुपए ही दूंगी। अरे बेटी, वो मटका बहुत बड़ा है, 100 रुपए बहुत कम होंगे। 120 रुपए से ज्यादा अब हम नहीं दे सकते। ठीक है, ले जाओ। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। मटके खरीदने वाले ग्राहक हमेशा भाव ताव करते थे। सुमित्रा की आमदनी दिन ब दिन घटती जा रही थी। माँ, आपने वो मटका इतने कम दाम में क्यों बेच दिया? अब क्या करूँ, तू तो देख ही रही है मेरा हाल। एक तो लोग मोल भाव करते हैं, ऊपर से दिन ब दिन मटके खरीदने वाले ग्राहक घटते ही जा रहे हैं। सबको स्टील के घड़े ही चाहिए। अब तू ही बता क्या करूँ। एक तो तेरी उम्र भी हो रही है, मुझे तेरे ब्याह की चिंता सताई जा रही है बेटा। माँ, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मैंने सोचा है कि मैं कोई खाने की चीज बेचूंगी जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए। खाने की चीज? हाँ माँ, आजकल खाने का व्यापार ही सबसे ज्यादा चलता है। बाजार में हर खाने की दुकान पर भीड़ ही भीड़ रहती है। वो तो है,
पर तू क्या बेचेगी? वो तो पता नहीं, 1-2 दिन में ढूंढ लूंगी। ठीक है, मुझे तेरे काम करने पे कोई एतराज नहीं। ये सुनकर अंजू बहुत खुश थी। शाम को वो बाजार गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। चाट, समोसा, भेल, चाइनीज भेल, ये सब तो है इस बाजार में। मुझे इसके अलावा कुछ सोचना होगा, जो सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी हो। अंजू आगे बढ़ी तो उसने एक दुकान पर मैगी नूडल्स के पैकेट देखे। हाँ, मैगी, सबको मैगी पसंद है और ये सस्ता भी है और जल्दी बन भी जाता है। मैं मैगी ही बेचूंगी। अंजू ने घर लौटकर माँ को बताया। माँ, मैं मैगी बेचूंगी, पर क्या लोग मैगी खरीदेंगे? हाँ माँ, जब हम शहर गए थे तो मैंने वहाँ देखा था मैगी के ठेले पे कितनी भीड़ लगी रहती थी। मैं भी मैगी बेचूंगी, हो सकता है हमारे ठेले पर भी भीड़ लगे। ठीक है, कोशिश करने में क्या है, ऊपर से मैगी के ठेले में कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं है। हाँ, सुमित्रा ने अंजू को कुछ पैसे दे दिए। इससे जरूरत की सारी चीजें और कुछ सब्जियाँ खरीद ले। ठीक है माँ। अंजू ने बाजार से मैगी का डिब्बा, सब्जियाँ और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स खरीद ली। अगले दिन अंजू ने बाजार के बीचों बीच अपने मैगी का ठेला लगाया। अंजू की एक और चाट का ठेला था और दूसरी ओर भेलपुरी का। चाट और भेलपुरी के ठेले वाले अंजू के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे थे। अंजू ने मैगी के पैकेट्स अच्छे से लगा दिए, जिससे ग्राहक उसके ठेले पर आकर्षित हो। कितने की है मैगी? सादा मैगी 15 रुपए और वेजिटेबल मैगी 20 रुपए। एक वेजिटेबल मैगी देना। अंजू ने 2 मिनट में वेजिटेबल मैगी बनाया और उस ग्राहक को दे दिया। ग्राहक को मैगी खाता देख कुछ और ग्राहक उसके ठेले पर आए। हमें 2 सादे मैगी देना। मुझे एक वेजिटेबल मैगी। जैसे जैसे ग्राहक ऑर्डर दे रहे थे, अंजू मैगी बनाए जा रही थी। अंजू का ठेला नया था और आते ही वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। ये बात अगल बगल के ठेले वालों से देखी नहीं जा रही थी। वो लोग जल भुन रहे थे। बहुत अच्छा स्वाद है गर्मा गर्म मैगी का। धन्यवाद। गरम गरम मैगी ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा था। पहले ही दिन से अंजू की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई। वो बहुत खुश थी। अंजू की कमाई देखकर सुमित्रा भी बहुत खुश थी। अच्छी बात है बेटा, तू ऐसी ही हमेशा खुश रहे। अंजू को अच्छा लग रहा था। आखिर वो अपनी माँ की थोड़ी सी मदद कर पा रही थी। वैसे भी सुमित्रा ने बहुत कष्टों से अंजू की परवरिश की थी। अगले कई दिनों तक अंजू का मैगी का ठेला अच्छा चल रहा था। ग्राहकों की भीड़ अक्सर वहाँ जमी रहती और अंजू की कमाई भी अच्छी हो रही थी। पड़ोसी ठेले वाले परेशान थे। एक दिन की बात है, अंजू ने ठेला लगाना शुरू किया। मैं तो घर से चम्मच लाना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। अंजू घर की ओर दौड़ पड़ी और यहाँ मौका देखकर उस पड़ोसी ठेले वालों ने उसके बर्तन चुरा लिए, उसकी कढ़ाई और प्लेट्स वगैरह। अब इन चीजों के बगैर कैसे मैगी बनाओगी? हाँ, हम भी देखेंगे। जब अंजू लौटी तो उसका सामान गायब था। आपने मेरी कढ़ाई और बर्तन देखे क्या? हमने नहीं देखा। आपने? हमारे पास समय ही नहीं है किसी और को देखने का। अब अंजू परेशान हो गई। वो घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। क्या हुआ? अंजू ने सुमित्रा को चोरी की बात बताई। अब नई कढ़ाई और प्लेट्स खरीदने में वापस पैसे जाएंगे। तभी सुमित्रा का ध्यान मिट्टी की हंडी और छोटे छोटे मटकियों पर पड़ा। पर फिलहाल के लिए तू ये इस्तेमाल कर सकती है। मटकी की हंडी में मैगी बना और इन छोटी मटकियों में ग्राहकों को दे। पर माँ, आज के लिए ये कर ले, कल देखते हैं। ठीक है। अंजू ने वो मिट्टी की हंडी और छोटी मटकियाँ उठाई और वापस ठेले पर लौट आई और उसने अपना ठेला अच्छे से सजा दिया। इस बार उसके ठेले में कढ़ाई के बदले मटकियाँ। आज ये क्या नया है?
अंजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मटका मैगी? मटका मैगी? ये कुछ अलग है। मुझे एक वेजिटेबल वाला दो। अंजू ने मिट्टी की हंडी में मैगी बनाई और छोटी मटकी में ग्राहक को परोसा। उस ग्राहक ने वो मैगी चखी। वाह, ये तो कमाल है, पहले से भी अच्छा। कई और ग्राहकों ने मटका मैगी की ऑर्डर की। अंजू सभी को मटका मैगी खिलाने लगी। ये तो कमाल है, बेमिसाल। ऐसी मैगी हमने कभी नहीं खाई। ग्राहकों को मटका मैगी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। कल से हम यही मैगी खाएंगे। जी बिल्कुल। अंजू समझ गई थी कि मटका मैगी ही उसकी आमदनी बढ़ा सकती है। उसके पड़ोसी ठेले वाले और परेशान हो गए। उन दोनों ने क्या चाहा था और क्या हुआ। अगले दिन अंजू का ठेला खुलने से पहले ही वहाँ ग्राहक खड़े थे। अंजू ने आते ही काम शुरू कर दिया। अब वो धड़ाधड़ मटका मैगी बनाते जाती और ग्राहकों को परोसती जाती। ग्राहक भी बहुत खुश थे। अंजू की आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। कुछ ही दिनों में सुमित्रा भी अंजू के साथ मैगी के ठेले पर काम करने लगी। दोनों माँ बेटी मिलकर दिन के हजारों रुपए कमाया करते थे। अब सुमित्रा को अंजू की शादी की चिंता नहीं थी। सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। सुमित्रा और अंजू बहुत खुश थे, पर वही अंजू के पड़ोसी ठेले वाले बहुत दुखी। हमने क्या करने का सोचा था और क्या हो गया। वो कहते हैं ना, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर भी बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। वैसे ही अगर किस्मत अच्छी हो तो बुरा करने पे भी भला ही हो जाता है। हम दोनों को कोई और धंधा लगाना चाहिए। हाँ, अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। अब यहाँ लोग सिर्फ मटका मैगी खाने आएंगे। अंजू के पड़ोसी ठेले वाले अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गए। अंजू का मटका मैगी दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। उसे कहाँ पता था कि मजबूरी में इस्तेमाल किया हुआ मटका कमाल कर जाएगा।